गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 7। आज आप लोगों को चैप्टर 1 है एसएसटी में। चैप्टर 1 एसएसटी में मेनली आप लोगों को मेडिवल पीरियड्स के बारे में पढ़ना है कि मेडिवल पीरियड में कैसे ग्रो होता है और उस समय कौन कौन से एम्पायर फेमस था और कब से कब तक मेडिवल पीरियड चला, कौन सी फॉरेन ट्रेवलर्स आए, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, पूरी यही सब पढ़िएगा तो आपका मेडिवल पीरियड फिनिश्ड हो जाएगा एज ए शॉर्ट टर्म में। तो आप देखिए फर्स्ट से कि मेडिवल पीरियड कैसे डेवलप होता है और हिस्ट्री कैसे डिवाइड होता है। पहले आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन इस चैप्टर में आपको मेनली मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है। मेडिवल हिस्ट्री अब आते हैं, देखिए मेडिवल हिस्ट्री कब से कब तक चला। तो मेडिवल हिस्ट्री 8 to 18 AD। तो आप याद रख सकते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री जो है 8 से लेकर 18 AD तक चला। अब कहा था मेडिवल हिस्ट्री यानी मेडिवल पीरियड को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला अर्ली, दूसरा लेटर, यानी अर्ली मेडिवल और लेटर मेडिवल। तो कहा जाता है अर्ली मेडिवल को राजपूत पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उस समय इंडिया में राजपूत किंगडम क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। तो 8 to 12 AD। तो याद रख सकते हैं कि अर्ली मेडिवल पीरियड में इसको राजपूत पीरियड भी कहा जाता है। अब आते हैं लेटर मेडिवल पीरियड। तो लेटर मेडिवल पीरियड यह 12 से लेकर 18 AD तक चला। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लेटर मेडिवल कब से कब तक चला, तो 12 से लेकर 18 AD तक का जो पीरियड था वह लेटर मेडिवल था। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट किंगडम। उस समय कुछ इम्पॉर्टेंट किंगडम था, उसका नाम जानेंगे। पहला बहमनी था, दूसरा विजयनगर, तीसरा मुगल, चौथा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट और पांचवा इस्लाम सेपरेट। तो उस समय 3 ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट किंगडम था, याद रखिएगा, बहमनी, विजयनगर, मुगल। लेकिन बहमनी और विजयनगर ये दोनों के दोनों साउथ इंडिया में थे। दोनों के दोनों जो एम्पायर था यह साउथ इंडिया में था और विजयनगर एम्पायर यह हिंदू एम्पायर था और बहमनी यह इस्लामिक एम्पायर था। दोनों में आपस में बनता नहीं था, दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये दोनों के दोनों कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में था। लेकिन उस समय सबसे जो पावरफुल एम्पायर जो आया उसका नाम मुगल एम्पायर था और ये दोनों एम्पायर धीरे धीरे डेमोलिश्ड हो गया और मुगल एम्पायर राइज अप हो गया। राइज अप हुआ उस समय कहा जाता है कि मेडिवल पीरियड में 2 मूवमेंट्स भी हुआ। एक मूवमेंट को कहा जाता है भक्ति मूवमेंट्स और दूसरे मूवमेंट को कहा जाता है सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट्स हम लोगों के हिंदू के द्वारा प्रचार किया गया। भक्ति मूवमेंट्स कब, जब इस समय इंडिया में उस समय बहुत सारे रिलीजन ग्रो कर रहा था, जैसे बुद्धिज्म हो गया, मॉन्क हो गया। इस सब को देखते हुए हम लोगों के हिंदू रिलीजन में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया। उसी बेस्ड पे इस्लामिक रिलीजन में जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया उस मूवमेंट का नाम था सूफी मूवमेंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट हिंदू रिलीजन में स्टार्टेड किया गया और इस्लामिक रिलीजन में वह क्या स्टार्टेड किया गया, सूफी मूवमेंट स्टार्टेड किया गया। दोनों का एक ही अचीवमेंट या गोल था कि इस रिलीजन की बुराइयों को समाप्त करना और एक अच्छी तरह से रिलीजन को डेवलप करना। अब आते हैं इस्लाम सेपरेट हुआ। इस्लाम सेपरेट का मतलब है कि मेडिवल पीरियड में उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई रिलीजन ग्रो किया तो वह इस्लामिक रिलीजन ग्रो किया। इसका सबसे बड़ी कॉज क्या था कि उस समय इंडिया में जो सबसे बड़ी एम्पायर था वह मुगल एम्पायर था और मुगल एम्पायर मेनली वह मुस्लिमों के द्वारा ओरिजिनेट होता था। वहाँ पे मुस्लिम किंग थे, तो स्वाभाविक है कि वे अगर मुस्लिम किंग होंगे तो वे अपने रिलीजन को क्या करेंगे, प्रीफरेंस देंगे। इस तरह से इस्लामिक रिलीजन क्या हुआ, उस समय काफ़ी ग्रो हुआ और डेवलप हुआ। अब आते हैं थोड़े सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्या था, जिसको हम लोग लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते हैं। तो याद रख सकते हैं कि सप्त सिंधु को हम लोग लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते हैं, यानी भारत को सप्त सिंधु कहा जाता था और लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब आते हैं आर्यवर्त। आर्यवर्त का मीनिंग होता है लैंड ऑफ आर्यंस। तो लैंड ऑफ आर्यंस क्यों कहा जाता है, तो यह आर्यंस था, आर्यन एक ट्राइब था जो वह सेंट्रल एशिया से इंडिया में आया था।
इसको संस्कृत में नोबल मैन कहा जाता है। नोबल मैन का यानी सुपीरियर मैन। तो यहाँ पे अभी जो अपर कास्ट है वो अपने आप को इंडो आर्यन मानते हैं। अब आते हैं भारत। इसका नाम भारत क्यों पड़ा हम लोगों के लिए? तो कहा जाता है उस समय किंग दुष्यंत का बेटा एक भरत था जो काफ़ी ब्रेव था, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब आते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को हिंद कहकर जो अरब के लोग थे, यानी जो अभी सऊदी अरब है, ईरान है, वे लोग इंडिया में ट्रेड करने आते थे और यहाँ पे कहते थे इसको हिंदुओं का देश यानी हिंद, और यह जाकर वे संबोधित करते थे कि हम लोगों का कंट्री हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान कहकर संबोधित करने वाले जो थे पार्शियन एंड अरब थे, हम लोगों को हिंदुस्तान कहें। लेकिन आप हिंदुस्तान कहें, लेकिन जो बौद्धिज्म मॉन्क होते थे जो ट्रैवल्स करके इंडिया में आते थे और ख़ासकर बिहार के रीजन में आते थे, वे इंडिया को जम्बोदिका कहते थे। तो आप याद रख सकते हैं जम्बोदिका कहने का मीनिंग था कि यहाँ लैंड ऑफ ब्लैकबेरी। लैंड ऑफ ब्लैकबेरी माने यहाँ जामुन का पेड़ बहुत ज़्यादा था, इसलिए वे क्या करते थे, इंडिया को जम्बोदिका कहकर संबोधित कौन करते थे? तो वे बौद्धिज्म जो मॉन्क होते थे वे इंडिया को जम्बोदिका कहकर इंडिकेट करते थे। ठीक, ये सब हमारे कंट्री का निकनेम है। लेकिन आप ऑफिशियली आइएगा तो हमारे कंट्री का 2 ही नेम है। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ऑफिशियली हमारे कंट्री का कितने नेम हैं? 2, इंडिया और भारत। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोगों का ऑफिशियली कंट्री का 2 ही नेम है, इंडिया और भारत। वह किस एक्ट में कहा गया है? तो एक्ट 1 में, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, उसी एक्ट में कहा गया कि हम लोगों की कंट्री का ऑफिशियली 2 ही है। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब देखिए मेडिवल पीरियड का कुछ सोर्स होता है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जैसे खुदाई उदाई हुआ तो उस समय हम लोगों को कुछ एविडेंस मिला, तो वह आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है। दूसरा बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, जैसे कोई राजा कोई बिल्डिंग बनाया, टेम्पल बनाया, तो उस समय की आर्ट और कला को रिप्रेजेंट करता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जैसे कोणार्क टेम्पल थी, बताया गया कि उस समय के भी आर्ट काफ़ी डेवलप था, उस समय कैसी कल्चर था, इस सब को हम लोगों का जो उस समय का जो मोनूमेंट्स है वह हम लोगों को बताता है। अब आते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता था? कोई राजा अगर कोई वार जीतता था, अपने यहाँ कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाता था, तो वह इंस्क्रिप्शन करवाता था, वह खासकर पिलर और स्टोन पे करवाता था। दूसरा आते हैं क्वाइन। स्टडी ऑफ क्वाइन को हम लोग नुमिस्मेटिक कहते हैं। नुमिस्मेटिक का मीनिंग है कि अगर आप क्वाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वह नुमिस्मेटिक है। तो क्वाइन भी किसी राजा के बारे में डिटेल्स बताता था। जैसे देखिए, अगर किसी राजा के समय में अगर गोल्ड का क्वाइन होता था तो समझ सकते हैं कि उस राजा का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छा होता था। और किसी भी राजा के पास यानी किंग के पास अगर गोल्ड का क्वाइन नहीं होकर कॉपर का क्वाइन होता था तो आप ऐसे उसके एम्पायर में तो ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय उस राजा का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहा होगा। अब आते हैं पेंटिंग। तो पहले के जो राजा होते थे, किंग होते थे, वो क्वाइन पर अपना नाम, अपना वंशज का नाम, अपना रिचुअल, कल्चर, इस सब को भी इंडिकेट करते हैं। जैसे एक किंग है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, ठीक, वे गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है और वे क्या करते हैं, बीना बजाते हुए उनके क्वाइन पे दिखाया गया। अब आते हैं पेंटिंग। पेंटिंग भी उस समय भी काफ़ी फेमस था और पेंटिंग में मेडिवल पीरियड को अच्छे से इंडिकेट करता है। अब आते हैं म्यूजिक। म्यूजिक भी उस समय के पीरियड को दिखाता है। अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह लिटरेचर सोर्स है। सारे के सारे जो भी पढ़ रहे हैं वो सभी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल है वह लिटरेचर सोर्स है। लिटरेचर सोर्स ही आपको बताता है कि उस समय का जो था कोई चीज़ की म्यूजिक कौन था, किंग कब से कब तक क्या चीज़ लिखे, क्या था नहीं था, ये सारे के सारे सोर्स जो आप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में वो सभी के सभी लिटरेचर का ही देन है। अगर लिटरेचर नहीं होता तो हम लोग उनके बारे में अच्छे से शायद आज पढ़ नहीं पाते।
अब आते हैं, देखिए लिटरेचर सोर्स में दो होता है, एक होता है बायोग्राफी, दूसरा होता है ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई हमारे बारे में कोई दूसरे पर्सन लिखे तो वो बायोग्राफी है, अगर हम अपने ही बारे में खुद से लिखें तो वो ऑटोबायोग्राफी, यानी सेल्फ रिटन ऑटोबायोग्राफी और अनदर पर्सन से अगर कोई रिटन करवाए तो वह बायोग्राफी होता है। अब आते हैं, कुछ बुक है जो बायोग्राफी है, कुछ इसमें ऑटोबायोग्राफी भी है। जैसे देखिए पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो बुक लिखा गया और किनके द्वारा लिखा गया, तो चंद बरदई। तो आप याद रख सकते हैं चंद बरदई पोएट थे और पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में रहते थे, इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखा गया पृथ्वीराज रासो। अब आते हैं बाबरनामा, बाबरनामा एक ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर के द्वारा लिखा गया। बाबर कौन था, तो मुगल एम्पायर का एक फाउंडर था। अब आते हैं हुमायूंनामा, हुमायूं किंग हुमायूं के बारे में लिखा गया और लिखी कौन, तो गुलबदन बेगम जो इसकी सिस्टर थी। अब आते हैं राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के ऑथर कौन है, तो कल्हण है और इसमें मेनली किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो कश्मीर के बारे में बताया गया है। अब आते हैं तुगलकनामा, तुगलकनामा जो लिखा गया है वह कश्मीरी पोएट थे, उनका नाम अमीर खुसरो था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तुगलकनामा जिनके द्वारा लिखा गया उनका क्या नाम था, तो अमीर खुसरो। अब आते हैं कुछ फॉरेन सोर्स के बारे में। तो जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉरेन सोर्स भी देते थे। जैसे मार्को पोलो, वह पांडे किंगडम के समय में आए थे, ठीक याद रख सकते हैं। और मार्को पोलो एक वेनिस यात्री थे, यानी यूरोपियन यात्री थे, यानी यूरोपियन ट्रैवलर्स थे और यह पांडे किंगडम के बारे में आए। कहीं न कहीं ये भी मेडिवल पीरियड के सोर्स को सेपरेट किए। दूसरा था इब्न बतूता, इब्न बतूता क्या थे, एक मोरक्को ट्रैवलर्स थे और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इंडिया में आए और यहाँ क्या किए, बहुत सारे बुक्स लिखे और वे क्या किए, काफ़ी फेमस हुए। अब आते हैं निकोलो कांटी, निकोलो कांटी एक इटालियन ट्रैवलर्स थे और वे किसके एम्पायर में आए थे, तो वे विजयनगर एम्पायर में आए और यहाँ से गए जब वे इटली में, तो जाकर बहुत तारीफ़ किए कि इंडिया में भी एक विजयनगर एम्पायर है जहाँ पे एक धनी देश है, धनी प्रदेश है, यहाँ पे सभी चीज़ सभी व्यवस्था फुलफिल है, तो काफ़ी हम लोगों की प्रशंसा की है। तो उनका क्या नाम था, निकोलो कांटी और यह एक इटालियन ट्रैवलर्स थे। तो देखिए कहीं ना कहीं ट्रैवलर्स के द्वारा, फॉरेन सोर्स के द्वारा और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के द्वारा हमारा हिस्ट्री और हमारे कल्चर डेवलप हुए। चलिए इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप बुक को भी अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपकी समझ डेवलप हो सके। डेट्स ऑल।